जय हिंद बच्चों। अपना स्कूल ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। आज का चैप्टर है कॉलोनियलिज्म, रूरल एंड ट्राइबल सोसाइटीज़। इस चैप्टर में डिस्कस करते हैं ब्रीफ समरी। पहले देखिए, हमारे देश में कई सारे जो इन्वेडर्स आए थे, रूलर्स आए थे, उनका मकसद था हमें लूटना और डिस्ट्रॉय करना, मेनली टेम्पल्स को। लेकिन जो ब्रिटिश वाले थे, इन्होंने हमें सिर्फ किसी तरह भी हमें किसी काबिल नहीं छोड़ा। इन्होंने हमें पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और हर तरह से हमें लूटा। तो इनका जो लूटना था वो सभी से बहुत ज़्यादा अलग था। तो इन्होंने हमारा किसानों को लूटा, हमारे ट्राइबल्स जो कबीले वालों को लूटा, हमारी इंडियन ट्रेड एंड हैंडीक्राफ्ट्स को भी इन्होंने बुरी तरह से अफेक्ट कर दिया था। तो ब्रिटिश वालों ने हमें हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया अपने आने से। तो देखिए, बिफोर द ईस्ट इंडिया कंपनी जो हमारी रूरल लाइफ थी बहुत सिंपल थी और सेल्फ सफिशिएंट मीन्स वो अपना बढ़िया गुजारा कर रहे थे। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुछ चेंजेस लाए हमारे अपने इंटरेस्ट के लिए, ताकि वो पैसा जा इकट्ठा कर लें, जिससे हमारी जो टेरिटरीज उनके अंडर थी, जो कि उन्होंने अपने अंडर कर रखी थी, उन्होंने नए नए रूल्स लगा के हमें लूटना शुरू किया। तो देखिए, जैसे ही ब्रिटिश एम्पायर एक्सपेंड होता गया, उनको अमाउंट ज़्यादा चाहिए थी सेना का रख रखाव करने के लिए और खर्चों के लिए और इंग्लैंड भेजने के लिए। इसलिए उन्होंने लैंड को एक सबसे बड़ा सोर्स माना कि जहाँ से टैक्स इकट्ठा करें। तो उन्होंने लैंड रेवेन्यू सिस्टम के लिए तीन तरह के सेटलमेंट्स किए। एक तो जिम्मेदारी सिस्टम, जिसको हम परमानेंट रेवेन्यू सिस्टम भी कहते हैं। सेकंड है रॉयटवारी सिस्टम, ये एक अलग सिस्टम था जो बाद में इंडिया के कुछ पार्ट्स में लगाया गया। और थर्ड सिस्टम था माहलवाड़ी सिस्टम, ये पंजाब और ये हमारे उत्तर भारत की तरफ लगाया गया था। आइए इन सिस्टम्स को हम डिटेल में पढ़ते हैं। इनका मकसद हमें हमारे जहाँ से बस पैसा इकट्ठा करना था। तो देखिए, जो जमींदार सिस्टम था, इस सिस्टम को हम परमानेंट रेवेन्यू सिस्टम भी कहते हैं। और इस सिस्टम को हम वैसे एक और भी नाम दे सकते हैं, जो है जमींदारी बंदोबस्त सिस्टम। ये 1793 में सिस्टम आया था और इस सिस्टम को लागू करने वाले थे जो अंग्रेज, उनका नाम था लॉर्ड कॉर्नवेलिस। इन्होंने ये लागू किया था। तो ये जो सिस्टम था, ये मेनली अपने बिहार, बंगाल और उड़ीसा में लगाया गया था। तो देखिए, सबसे पहले आपको पता ही है इंडिया की जो इन्होंने कैप्चर किया था, तो सबसे पहले बिहार, बंगाल और उड़ीसा और ये नॉर्दर्न सर्कस की तरफ ही इनका ज़्यादा प्रभाव रहा था। तो इन्होंने सबसे पहला सिस्टम लगाया था वो जमींदारी सिस्टम लगाया था। तो ये इन्हीं स्टेट्स में लगाया था। तो इस सिस्टम में है क्या था कि कंडीशन रखी गई थी कि जो अपने ज़मीन के मालिक होंगे वो ज़मींदार होंगे। ज़मींदार वो लोग थे जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें थी। तो उनको लैंड ऑनर बना दिया गया था और उनको कहा गया था कि आपने हमें कुछ पेमेंट देनी है ईस्ट इंडिया कंपनी को। ये पेमेंट दो अनइक्वल पार्ट्स में थी कि मान लीजिए 11 पार्ट्स में से 10 पार्ट्स जो है ब्रिटिश के हैं और एक पार्ट ज़मींदार का है। तो ज़मींदार ये रूल्स जो थे तो बहुत काफ़ी ज़्यादा हार्ड थे कि अगर कोई क्लेम मतलब कि पेमेंट देने में असमर्थ रहता है तो उसकी ज़मीन खोस ली जाती थी, उसकी ज़मीन पर कब्जा कर लेते थे। और इसमें कई ज़मींदार ऐसे थे जो कि ये पे करने में असफल रहे थे। तो देखिए, जो ज़मींदार था, जो ज़मींदार का मालिक था, उसको पावर थी टैक्स कलेक्ट करने की कल्टीवेटर से, किसानों से जो कि उसकी खेती पे, उसकी ज़मीनों पे काम करते थे। तो वो अपनी उसको पूरी अथॉरिटी दे दी थी कि आप किसानों से, कल्टीवेटर से जो आपके खेतों में, उनसे आप फंड इकट्ठा कर सकते हो। तो पीसेंट जो किसान थे उनको कंपेल किया जाता था कि आप लोन लो बाकी मनी होल्डर से, लेंडर से, ताकि वो अपना रेंट पे कर सकें। तो इनसे उनकी लाइफ किसानों की काफ़ी दर्दनाक हो गई। तो मैक्सिमम बेनिफिट देखिए ज़मींदारों को हुआ था। और जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, वो नहीं चाहती थी कि किसी को इंडिया में बेनिफिट हो। तो उन्होंने, क्योंकि वो क्लेम नहीं कर सकती थी सिस्टम में ज़मींदारों की पेमेंट के ऊपर, तो उन्होंने सोचा कि नेक्स्ट टाइम इंडिया में जब भी कोई सिस्टम लगाएंगे लैंड रेवेन्यू सिस्टम, तो ज़मींदारी सिस्टम नहीं लगाएंगे, क्योंकि इससे ज़मींदार जो हैं वो रिच हो सकते हैं। तो उन्होंने जो भी आगे हमारे इंडिया में बाकी टेरिटरीज़ को कब्जा किया, उसमें ये सिस्टम नहीं लगाया, बल्कि सिस्टम को बदल कर लगाया, ताकि वो मैक्सिमम प्रॉफिट अपने हाथों में रख सकें। तो देखिए, सेकंड सिस्टम था वो रॉयटवारी सिस्टम था, जो कि ज़मींदारी सिस्टम के बाद आया था। इस सिस्टम को थॉमस मुनरा ने लगाया था, जो कि 1820 में लगाया था। तो इस सिस्टम में देखिए क्या था कि ये सिस्टम मेनली क्या था, अपने साउथ इंडिया में लगाया गया था। जो अपने साउथ इंडिया की स्टेट्स थी, कर्नाटका, केरला एक्सेट्रा, वहाँ पे ये सिस्टम लगाया गया था। वहाँ पे सिस्टम किया गया था कि जो इसकी कंडीशन थी, पहले कंडीशन डिस्कस करते हैं कि सिस्टम में है क्या था। जो पीसेंट्स थे, जो अपने फार्मर्स थे या कल्टीवेटर्स थे, जो किसानी का काम करते थे, उनको ऑनर बना दिया गया ज़मीन का कि आप मालिक हो। और उनसे डायरेक्ट जो चीज़ें कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, वो डायरेक्टली टैक्स लेने लगी। तो टैक्स का क्या सिस्टम था कि 50% टैक्स लेते थे ड्राई लैंड से, जहाँ कोई बिजाई नहीं होती, कोई पानी नहीं लगता, और वेट लैंड से वो 60% लेते थे। तो इससे पीसेंट्स को काफ़ी नुकसान हुआ। अगर वो टैक्स देने में फेल हो जाते तो उनकी ज़मीन खोस ली जाती थी। तो इस तरह ये सिस्टम भी एक तरह का बहुत घटिया, गलत सिस्टम था।
तो जैसे कि अगर कोई टैक्स नहीं पे करता, कोई बाई चांस कोई फ्लड आ जाते हैं, कोई और कारण हो जाता है जिससे फसल खराब हो जाती है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी उनकी ज़मीन खोस लेती थी। और ईस्ट इंडिया कंपनी को अपना अधिकार था कि वो किसी समय समय इस रेवेन्यू सिस्टम को, इस टैक्स को बढ़ा सकती थी। थर्ड सिस्टम है माहलवाड़ी सिस्टम। ये सिस्टम हमारे पंजाब साइड में और उत्तर भारत की तरफ लगाया गया था। इसकी इंट्रोडक्शन जो की थी, सिस्टम को लगाया था जिस ब्रिटिश वाले ने, उसका नाम था हॉल्ट मैगजीन। तो देखिए इस सिस्टम में थोड़ा सा चेंजिंग था, ये ज़मींदारी सिस्टम का ही चेंज था। ज़मींदारी सिस्टम में क्या था कि ब्रिटिश कंपनी सीधा ज़मींदारों के थ्रू लेती थी पैसे। अब इसने उन्होंने क्या किया, ग्रुप बना दिए विलेजेस के। तो आइए इसको डिस्कस, सबसे पहले ये बता दूं आपको, ये नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस में और पंजाब में और हमारे उत्तर भारत की तरफ ये सिस्टम लगाया गया था। तो देखिए आपको मैप पता लगे जाए, सिस्टम 3 सिस्टम थे, अलग अलग जगह लगाए गए थे। तो सिस्टम की कंडीशन को डिस्कस करते हैं। इसकी पहली कंडीशन क्या थी कि जो फार्मर, जो विलेजेस है, एक दो या दो से ज़्यादा विलेजेस को एक नाम दिया गया था जिसको कहते हैं माहल। तो ये सिस्टम का नाम है माहलवाड़ी सिस्टम। तो दो से ज़्यादा विलेजेस का ग्रुप बना दिया और उसका नाम दे दिया माहलवाड़ी या महल सिस्टम, महल्स। तो इसमें विलेजर्स की ड्यूटी लगा दी कि आपने मिलकर ये टैक्स पे करना है जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी आप पर लगा रही है। तो जितना भी विलेज का, उस ग्रुप ऑफ विलेज का प्रोडक्शन होता था, उसके अकॉर्डिंग टैक्स लगता था और सभी विलेजर्स को ये टैक्स पे करना पड़ता था। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा कल्टिवेटर्स पे या विलेजर्स पे, कि जो ये एक तरह का श्राप था उनके लिए। क्योंकि अगर वो फेल हो जाते टैक्स पे करने के लिए, तो वही बात है, उनको कोई क्लेम नहीं कर सकते थे। वो अपनी लैंड पे, उनकी लैंड थी वो उनसे ले ली जाती थी, उनका कोई उस पे अधिकार नहीं रहता था। तो इससे क्या होता था, मजबूरन जो कल्टीवेटर्स थे उनको मनी लेंडर्स से पैसे लेने पड़ते थे, जिससे उनका लाइफ और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता था। आगे देखिए, ग्रोथ ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स जो थी, अपने अंग्रेज़ों ने अपने बेनिफिट के लिए कुछ ऐसी क्रॉप्स को लगाने के लिए हमें कंपेल किया जिससे वो ज़्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट गेन कर सकें। वो ऐसी फसलें उगाना चाहते थे जिसको वो बाहर अंतर्राष्ट्रीय मंडियों में, बाहरले देशों में बेचकर ज़्यादा पैसा कमा सकें। तो उन्होंने क्या किया, हमें हमसे जो इंडिया में जो भी फसलें उगवाई, उससे उसको उन्होंने रॉ मटेरियल के तौर पे कम रेट पे खरीदा और इंग्लैंड को भेजा। और इंग्लैंड में वही माल, जो रॉ मटेरियल जहाँ से कम रेट पे खरीदा गया था, वो फिनिश गुड बन के हमारे इंडिया में महंगे रेट पे बिकता था। तो इससे अंग्रेज़ों को, ब्रिटिश वालों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। तो हमारा मटेरियल सस्ते में लेके महंगे करके यहाँ पे बेचने लगे। तो देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जिसका पूरा नाम है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। उसने क्या किया कि हमें फ़ोर्स किया, हमारे फार्मर्स को फ़ोर्स किया कि आप कमर्शियल क्रॉप्स लगाओ। क्योंकि देखिए कमर्शियल क्रॉप्स में क्या था, वैसे तो किसान अपनी मर्ज़ी की क्रॉप्स लगाएगा जिससे अपना बेनिफिट कर सकता है, लेकिन कमर्शियल क्रॉप्स में क्या था, इंडिगो, कॉटन, ओपियम, पेपर, टी, शुगर कैन, ये ऐसी फसलें उगाने को कहा जिससे कि वो बाहरले देशों में या अपनी इंडस्ट्रीज में यूज़ कर सके रॉ मटेरियल के तौर पे। तो इसमें देखिए सम क्रॉप्स की बात करेंगे। तो पहली क्रॉप आती है ओपियम। ओपियम क्या है, इसको कहते हैं अफ़ीम, ये एक नशा होता है। इसकी डिमांड अपने चाइना में बहुत ज़्यादा थी। तो ब्रिटिशर्स ने सोचा कि अगर इंडिया में अफ़ीम की खेती करवा दें और उस अफ़ीम को अगर बाहर चाइना को भेज दें तो काफ़ी बेनिफिट हो सकता है। तो ये बिहार, बंगाल और पंजाब में बेचने के लिए ज़्यादा किसानों को फोर्स किया गया था। नेक्स्ट फसल है हमारी, जो उन्होंने अंग्रेज़ों ने कही थी, वो थी इंडिगो। इंडिगो का यूज़ होता है देखिए डाई बनाने के लिए, रंग बनाने के लिए, इसको नील भी कहते हैं हम हिंदी में। इसकी देखिए डिमांड बहुत थी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, जो कि ब्रिटेन में थी। तो ब्रिटेन की टेक्सटाइल इंडस्ट्री की नीड को पूरा करने के लिए हमारे किसानों को, हमारे कल्टीवेटर्स को फोर्स किया गया कि आप इंडिगो की प्लांट की ज़्यादा से ज़्यादा खेती करें। तो इससे क्या आता था, जो उसका एक्सट्रैक्ट था उसका, उससे ब्लू डाई बनती थी और ये बिहार, बंगाल में ज़्यादा कल्टीवेट करने के लिए जोर दिया जाता था क्योंकि ये सूटेबल था उनके लिए। थर्ड अपनी क्रॉप्स है कॉटन, जिसको आप कहते हैं कपास या नरमा। तो देखिए इसकी भी बहुत डिमांड थी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ब्रिटेन में, क्योंकि इससे कपड़ा बनता है। तो इसके लिए गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश बढ़िया सूटेबल इन्वायरमेंट था इस फसल के लिए। तो इन्हीं एरिया में इसको कंपेल किया गया था उगाने के लिए। नेक्स्ट देखिए टी प्लांटेशन। क्योंकि आपको पता है टी मोस्टली असम में होती, तो असम साइड, वेस्ट बंगाल साइड और साउथ इंडिया साइड इसके कल्टीवेशन पे ज़्यादा जोर दिया गया था। टी की डिमांड चाइना में बहुत थी, तो चाइना को जो एक्सपोर्ट होती थी, तो उससे काफ़ी बेनिफिट होता था ब्रिटिश कंपनी को। आगे नेक्स्ट क्रॉप है पीपर। इससे क्या होता है, ये टमाटो की तरह होती है, ये इसमें काफ़ी मिनरल्स होते हैं और ये स्पाइसी फ्लेवरिंग एक फूड है जिसका वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा डिमांड होती थी। तो इस फसल के को भी कमर्शियल क्रॉप के तौर पे इन्होंने कल्टीवेट करवाया साउथ इंडिया में, ताकि वो मैक्सिमम बेनिफिट ले सके।
नेक्स्ट देखिए शुगर केन है, शुगर केन मीन्स गन्ना, तो गन्ने से क्या बनती है शुगर। तो उन्होंने डिमांड हमारे वेस्ट साइड में यूरोपियन देशों में शुगर की डिमांड बहुत थी, तो उन्होंने हमारे यहाँ पे शुगर प्लांटेशन के लिए ज़्यादा सेटअप किया। तो जो भी हमारे किसान जहाँ पे गुड़ बनाते थे, जैगरी बनाते थे, उनको फोर्स करते थे कि आप जैगरी ना बनाओ, बल्कि आप शुगर का जूस बनाओ, ताकि वो हमारी इंडस्ट्रीज में यूज हो सके, क्योंकि वो अपना बेनिफिट चाहते थे, हमारे किसानों का नहीं। तो किसानों को कंपेल किया जाता कि वे जूस प्रोड्यूस करो आप, ना कि गुड़ प्रोड्यूस करो। तो इस तरह से उन्होंने हमें ज़्यादा बेनिफिट के लिए यूज़ किया, हमारे किसानों की हालत दिन पर दिन खराब होती गई। तो देखिए अब कंडीशंस ऑफ फार्मर्स डिस्कस कर लेते हैं कि इससे क्या फ़र्क पड़ा आपको। आप समझ ही गए होंगे, वैसे बड़ी मुश्किल थी, बड़ी ख़राब कंडीशन थी। तो इंडियन फार्मर्स में क्या था, पहले ही देखिए नेचुरली क्या था फार्मर के लिए, फ्लड एक बहुत बड़ी आफ़त थी कि फ्लड आ जाएगा तो फसल ख़राब हो जाएगी, जहाँ फिर ड्राउट मीन्स कभी सूखा पड़ जाएगा तो फसल ख़राब हो जाएगी। तो ये रीज़न्स पहले ही रहते थे किसान के लिए, और किसानों को भूख जैसी बीमारियाँ, फ़ेमाइन जैसे प्रॉब्लम से पहले जूझना पड़ता है, जो कि नेचुरल थी, जिस पे उसका कोई कंट्रोल नहीं था। तो इन चीज़ों से पहले ही किसान जूझ रहा था, लेकिन साथ में ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने कुछ और मुश्किलें खड़ी कर दी किसानों के लिए। तो उन्होंने क्या मुश्किलें खड़ी कर दी, सबसे पहले किसानों के लिए उन्होंने जो इंडियन फार्मर्स थे उनके लिए जो ये नए-नए टैक्स लगाए थे, तो टैक्सों के कारण वो उनके ऊपर बर्डन पड़ने लग गया। वो कर्ज़े में डूब गए, डेब्ट में डूब गए। अगर वो टैक्स नहीं पे कर पाते थे, तो उनकी ज़मीनें खोस ली जाती थी, उनको लैंडलेस कर दिया जाता था, जिससे उनका बहुत ज़्यादा मानसिक तौर पर भी और अपने इकोनॉमिकल तौर पे भी उनका काफ़ी शोषण हुआ। तो उनकी उससे उनकी जो लाइफ़ थी वो मिसेरेबल हो गई, वो गरीब होते गए, वो फ्रस्ट्रेशन में दुखी होते गए। तो इस तरह से अंग्रेज़ों ने उनके लिए काफ़ी मुसीबतें खड़ी करी। आगे देखिए रिवॉर्ड्स किए गए फार्मर्स द्वारा कि देखिए कोई भी चीज़ है एक तय सीमा तक ही होती है। जब एक सर्टेन लिमिट से वो ज़्यादा बढ़ जाए तो काफ़ी ज़्यादा उसके लिए रिवोल्ट हो जाता है, रिवेलियन हो जाता है, उसके लिए विद्रोह हो जाता है। तो देखिए रीजंस क्या थे, जैसे को पता ही है, सबसे पहले था लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट, जो तीनों कानून थे वो उसमें रीजन था जिससे किसानों ने विद्रोह किया। एक इकोनॉमिक एक्सप्लोरेशन से ज़्यादा टैक्स लिया जाता था। लॉन्ग स्टैंडिंग लोन्स एंड इंडेप्टनेस, काफ़ी लंबे लंबे लोन्स हो गए थे उनके, जिसको वो भर नहीं पाते थे। फाइनली उन्होंने विद्रोह कर दिया। तो पीसेंट्स की कंडीशन काफ़ी ख़राब थी, उनको लैंडलेस कर दिया गया। तो इन सारे रीजंस के कारण किसानों ने फिर फाइनली विद्रोह कर दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। आगे देखिए इंपॉर्टेंट जो रिवोल्ट्स है उसमें है, एक तो रॉयट्स ऑफ बंगाल का विरोध, जो उन्होंने इंडी को उगाने के लिए इनकार कर दिया था, और ये 1859 में हुआ था, इसको ब्लू रेबल भी कहते हैं। सेकंड था पीसेंट्स मूवमेंट इन चंपारण, जो कि बिहार में हुआ था, उन्होंने कल्टीवेट करने के लिए इंडो को प्लांट को और हाई टैक्स देने से इनकार कर दिया था। थर्ड था किसान मूवमेंट इन यूपी, जो कि जिम्मेदारी सिस्टम के अगेंस्ट विद्रोह किया गया था किसानों के द्वारा। आगे देखिए कॉलोनिज़्म एंड ट्राइबल सोसाइटीज़। अब देखिए ट्राइबल जो अपने कबीले के लोग होते हैं उनके ऊपर भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें खड़ी करी, उनके भी जीवन को इन्होंने इफेक्ट किया ब्रिटिश वालों ने। तो आइए उनको डिस्कस करते हैं। देखिए जो ट्राइबल वाले होते हैं, कबीले वाले, जो मोस्टली फॉरेस्ट में रहते हैं, जिनका काम होता है वुड कलेक्ट कर ली, वहाँ से हंटिंग कर ली, अपनी डेली पर्पज़ की यूज़ के लिए कोई बकरियाँ वगैरह, कोई भैंसें वगैरह, कोई जानवर वगैरह पाल के जब अपना पालन पोषण करते थे, या फिर सिल्क वर्म्स की खेती करते थे, जिससे इनका खाना पीना, डेली जो यूज़ का आइटम्स थी, जिनका जीवन चलता रहता था, इनका डेली नीड्स पूरी होती रहती थी। लेकिन जो अंग्रेज़ थे वो चाहते थे हम कि इंडिया से मैक्सिमम प्रॉफ़िट लें, तो उन्होंने इनको भी टारगेट बनाना शुरू कर दिया। तो वो ट्राइब्स तक भी उन्होंने नहीं छोड़े, उन्होंने जंगल तक भी हमारे इंडिया के नहीं छोड़े। तो उन्होंने क्या किया, हमारे जंगलों में उन्होंने जो अपनी ट्राइबल लाइफ़ थी, वकील कबीलों की लाइफ़ थी, उनको भी इफ़ेक्ट किया। देखिए सबसे पहले क्या था, जो ट्राइब थे अपने, ट्राइब्स में जो कबीले में रहते थे मिलकर, उनका एक चीफ होता था, जो जिसकी सारी बात मानते थे। लेकिन अंग्रेज़ों के आने के बाद उस चीफ की कोई पावर नहीं रही, क्योंकि सभी को अंग्रेजी अफ़सरों को, ब्रिटिश अफ़सरों की ही माननी पड़ती थी। तो चीफ का जो स्टेटस था वो लॉस हो गया। तो सभी जो ट्राइब के मेंबर्स थे उनको काम करना पड़ता था ब्रिटिश ऑफ़िसर्स के अकॉर्डिंग। तो उससे उनका जो कल्चर था वो एक तरह खराब हो गया। सेकंड क्या इफ़ेक्ट पड़ा उनके ऊपर, बैन ऑन शिफ्टिंग कल्टीवेशन। जो ये लोग थे, ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे कि आज जहाँ पर खेती कर ली, कल कहीं और कर ली। तो जैसी उसकी तो ऐसे ये चेंज करते रहते थे। इससे अंग्रेज़ों को क्या लगा कि हम इस तरह से इनसे टैक्स नहीं वसूल कर सकते। हमें पता लगा कि कितना क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने बैन कर दिया फॉरेस्ट के, कुछ लॉज चेंज कर दिए उन्होंने, फॉरेस्ट को डिक्लेयर कर दिया कि ये हमारी स्टेट प्रॉपर्टी है। तो मैनी ट्राइब्स जो थे उनको और जगह पे दूसरे स्थानों की तरफ रवाना होना पड़ा, जिससे उनके लाइफ को काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ। थर्ड रीज़न था इसमें एक्सप्लोटेशन ऑफ द इनोसेंट ट्राइबल्स। जो सिंपल सीधे-साधे जो ट्राइबल्स थे उनको इन्होंने काफ़ी लूटा। देखिए इन्होंने हाउ अपना जैसे कि फॉरेस्ट आइटम्स की डिमांड बढ़ी यूरोप में या बाकी देशों में, तो इन्होंने हमारे यहाँ से इन आइटम्स को कलेक्ट करने के लिए जो हमारे जो ट्राइबल से लोग थे, इनको मूर्ख बनाना शुरू कर दिया। इनको कम रेट पे काम करवाते, इनसे ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाते, फॉरेस्ट आइटम्स को इकट्ठा करवाते और बाकी ये बाहर भेज देते थे।
फोर्थ था वर्क अंडर वेरी हार्श कंडीशंस। तो ये जो ट्राइबल्स थे, जो होमलेस हो गए थे, जिनके पास काम नहीं रहा था क्योंकि नए नए कानून लगा दिए थे ब्रिटिश कंपनी ने, तो इनके पास क्या ऑप्शन रहेगी थी कि या तो ये फोर्सली क्योंकि अपना जीवन चलाने के लिए या तो टी प्लांटेशन इंडस्ट्रीज में काम करें असम साइड, जहाँ ये खेतों में काम करें, कोई खेती बाड़ी का काम करते थे अंग्रेजों के लिए मजबूरन, या फिर इनको फैक्ट्रीज में लगाया जाता था कि फैक्ट्रीज में जाके लेबर का काम करें। तो इनकी कंडीशन काम करने की काफ़ी ख़राब थी, क्योंकि इनको बढ़िया कंडीशन नहीं दी जाती काम करने की, और इनको वेजेस बहुत कम दिए जाते, तो उनको घर पे जाने के लिए भी मनाही की जाती थी। इनको कई कई महीनों के लिए वहीं पे काम करना पड़ता था, ये अपने घर वालों से, सगे संबंधियों से भी दूर रहते थे, जिससे ये काफ़ी निराश थे। आगे देखिए सिल्क प्रोडक्शन में था जो इसको इनको काफ़ी ज़्यादा कम रेट मिलता था। जैसे ही डिमांड देखिए सिल्क इंडस्ट्री, सिल्क की बड़ी अपने इंडिया में, तो जो संथाल ग्रुप था जो हजारीबाग हमारे झारखंड और वेस्ट बंगाल में है, ये इनका मेन काम था सिल्क वॉर्म का। तो ट्रेडर्स ने और मिडिल मैन्स ने इनके पास कॉन्टैक्ट करना शुरू किया कि चलो सिल्क की डिमांड है, तो क्योंकि सिल्क ये प्रोड्यूस करते थे तो इनको कैश लोन्स दिए। तो इन लोगों से इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा सिल्क लेने का कोशिश की और इनसे टाई अप्स करे, इनके साथ अच्छे रिलेशंस बनाए ताकि इनसे सिल्क सस्ते रेट पे लेके वो बाहर बेच दें। तो इनसे देखिए जो ट्रेडमैन्स थे, जो मिडलमैन्स थे, वो सिल्क को काफ़ी सस्ता लेते थे। वो तकरीबन ₹5 के हिसाब से अपना जो सिल्क लेते थे। सिल्क में देखिए एक कोकून्स नाम की चीज़ होती है, जो रॉ मटेरियल होता है सिल्क बनाने के लिए। तो कोकून्स को वो ₹5 पर कोकून के रेट पे 1000 कोकून्स का रेट ₹5 था। तो उसको वो बेचते थे 5 टाइम्स रेट पे, मतलब कि 5 टाइम्स महँगा। ₹5 के 1000 कोकून्स लिए, लेकिन उसी को न वो ₹25 पर 1000 कोकून्स बेच देते थे। जिससे कि जैसे कि इनको पता लगा तो कबीले वालों की हमारे साथ इस तरह एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, तो उन्होंने इसको बात काफ़ी उनको गुस्सा आया, तो वो उन्होंने इनको ट्रेडमैन्स को और ये ट्रेडर्स को अपना दुश्मन मानना शुरू कर दिया। देखिए जो ट्राइबल रिवोल्ट्स थे, वो भी अगेंस्ट ब्रिटिश हुए थे। इसका भी रीज़न थे, जैसे कि ट्राइबल्स को होमलेस कर दिया था उन्होंने, जॉबलेस कर दिया था, उनको उनके इलाकों से निकाल दिया गया था। तो उसके कारण ट्राइबल लोग काफ़ी ज़्यादा इनसे निराश थे। कमर्शियलाइजेशन क्रॉप्स हो गई थी, उनको कहा जाता था कि यही क्रॉप्स आपने पैदा करनी है क्योंकि इनसे इनको फ़ायदा था। उन्होंने उनके फॉरेस्ट को, वेल्थ को भी लूटा, उनके जो जीवन शैली को अफेक्ट किया। तो इससे ट्राइबल वाले लोग काफ़ी ज़्यादा उनसे विरोध में थे, तो उन्होंने उनके खिलाफ विरोध कर दिया। तो एक तो पहले विरोध था कुकीज़ का। जो कुकीज़ एक कबीला की प्रजाति जो हिली रीजन्स में रहती हैं अपने, तो उन्होंने मणिपुर में रहते हैं जी, इन्होंने 2829 में ये विद्रोह किया, कंटिन्यूअसली अटैक्स किए और 1850 तक करते रहे। सेकंड विद्रोह था खोन्स ऑफ उड़ीसा। तो ये कबीला, ये प्रजाति है, इन्होंने सोचा कि हमें ये डिवाइड ना कर दें, तो इस फ़ियर से इन्होंने 1846 में ब्रिटिश के अगेंस्ट रिवोल्ट किया था, विद्रोह किया था। लेकिन ये विरोध देखिए, जो कबीले वाले लोग हैं, कब तक उसका उनका विरोध कर पाते, इनके सामने इनके कुछ ना चली। और आगे फिर रिवोल्ट्स किया था संथल्स ने, जो कि सिल्क वर्म की खेती करते थे। तो इन्होंने 1855 से 56 तक किया। इनको रीज़न था कि इनके जो कोकुन्स थे काफ़ी कम रेट पे खरीदे जाते थे और बाहर मार्केट में काफ़ी अच्छे रेट पे बेचे जाते थे। इस कारण इन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ विरोध किया था। नेक्स्ट है मुंडाज़ का, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो छोटानपुर गरपुर का है। तो मुंडा क्या था, बिरसा मुंडा एक जंग बॉय था जिसने रिवोल्ट शुरू किया था 1895 में। उस रिवोल्ट का नाम था बिरसा मूवमेंट। तो ये लैंड रेवेन्यू के अगेंस्ट ही हुआ था। तो बिरसा मुंडा को 2 साल के लिए जेल कर दी गई थी। अब लेकिन वो जब जेल से वापस आए तो उन्होंने दोबारा से जिम्मेदारों को अटैक किया। और ये जो रिवोल्ट था, इसमें उनका जो फ्लैग था वो वाइट कलर का था, जिसका निशानी थी बिरसा राज का। और ये रिवोल्ट स्टॉप हुआ जैसे ही बिरसा मुंडा की डेथ हो गई थी 1900 में। बिरसा मुंडा ने काफ़ी ज़्यादा अच्छा गाइड किया था कबीला वालों को। अब देखिए इफेक्ट ऑफ कॉलोनाइजेशन ऑन द क्राफ्ट इंडस्ट्रीज। तो इंडियन जो क्राफ्ट, ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स और इंडस्ट्री थी, वो काफ़ी ज़्यादा उसको नुकसान किया ब्रिटिश ने उस समय। तो पहला रीज़न था कि जो रॉ मटेरियल थे वो इंग्लैंड भेजने शुरू कर दिए उन्होंने लो लो प्राइस पे। सेकंड था फिनिश्ड गुड्स, जो इंग्लैंड से आती थी वो काफ़ी हाई रेट पे बिकती थी हमारे इंडिया में। थर्ड क्या था, ब्रिटिश ट्रेडिंग कंपनीज ने पॉलिसीज़ बनाई जिससे उन्होंने क्राफ्ट्समैन ने अपना काम ही छोड़ दिया। फोर्थ क्या था, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था यूरोप में, उससे भी हमारी इंडस्ट्री को, क्राफ्ट्समैन को काफ़ी नुकसान हुआ। फिफ्थ रीजन था, जो हैवी ड्यूटी लगती थी हमारे इंडियन गुड्स पे, हमारा जो भी सामान था घरेलू, उस पे काफ़ी ज़्यादा टैक्स लगाते थे। और लार्ज क्वांटिटी में सिक्स्थ कारण था कि रॉ मटेरियल जो था वो यूरोपियन कंट्री को चल जाता था, जिसके कारण सेवंथ रीजन बना हमारा कि हमारे पास रॉ मटेरियल की शॉर्टेज होने लगी, तो जिससे उन लोगों ने अपना काम छोड़ दिया। अब देखिए मॉडर्न इंडस्ट्री की बात करें तो हमारी इंडिया में ये फ्रीडम मूवमेंट्स हुए, हमारे जो नेशनल डेवलपमेंट्स हुई, इसके कारण हमारे यहाँ पे भी मॉडर्न इंडस्ट्री लगनी शुरू हो गई। हमारी भी थोड़ी सी प्रोग्रेस होनी शुरू हो गई, हमारे लिए गेट्स ओपन हो गए मॉडर्न इंडस्ट्री के। तो इसमें देखिए मॉडर्न इंडस्ट्री में कुछ इंडस्ट्री लगी स्टार्टिंग में, जब जब तक कि हमारा इंडिया फ्री नहीं हुआ था प्रॉपरली।
लेकिन हमारा काफ़ी दबदबा हो गया था मूवमेंट्स के कारण, फ्रीडम मूवमेंट्स के कारण। तो हमारी जो टी प्लांटेशन थी, वो हमारी बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन गई थी असम, बंगाल और साउथ इंडिया में। तो हमारी जो टी थी वो टॉप करती थी वर्ल्ड मार्केट में। तो इंग्लैंड जो था इसका सबसे बिगेस्ट बायर था। उसके बाद कॉफ़ी और रबर प्लांट भी हमारे यहाँ पे अच्छी इंडस्ट्री के रूप में उभर के आए। नेक्स्ट हमारी इंडस्ट्री जैसे कॉटन, जूट, आयरन, स्टील वगैरह भी काफ़ी फास्ट रेट पे ग्रो हुई। तो जैसे ही रेलवे की एक्सपेंशन हुई तो इसके साथ ही कोयले की डिमांड, स्टील की डिमांड, आयरन की डिमांड बढ़ी, जिसके कारण इंडस्ट्री में इंडस्ट्री लगाने के लिए जो इंडस्ट्री वाले थे इन्होंने टाटा, जैसे टाटा थे उन्होंने टाटा स्टील एंड आयरन की इंडस्ट्री लगाई, कोल इंडिया इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री का जो लगना था वो काफ़ी थोड़ा सा फास्ट हो गया। तो रेलवे में कोयला चाहिए था, स्टील चाहिए था और अपना आयरन चाहिए था। तो रेलवे की डेवलपमेंट से काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ को बूम मिला, प्लस पॉइंट मिला, जिससे कि वो इंडस्ट्रीज़ लग सकी। तो देखिए जैसे-जैसे समय बीतता गया इंडस्ट्रीज़ हमारे देश में डेवलप होती गई, तो हमारे देश में टाटा स्टील एंड आयरन इंडस्ट्री लगी। भारी तादाद में हमारे स्टील एंड आयरन का प्रोडक्शन हो गया। हमारे यहाँ पे सीमेंट इंडस्ट्री लग गई। सीमेंट इंडस्ट्री लगने के बाद हमारे पास और इंडस्ट्रियाँ भी आई, जैसे कि ये अपना केमिकल इंडस्ट्रीज़ आई, केमिकल्स बनने शुरू हो गए। हमारे पास शुगर के इंडस्ट्रीज़, शुगर बनना शुरू हो गया। तो आहिस्ता-आहिस्ता हमारे देश में तरक्की होती गई। लेकिन स्टार्टिंग में हमें जो मशीनरी थी इंडस्ट्रीज़ के लिए बाहर से मँगवानी पड़ती थी। लेकिन जैसे ही हमारा देश आज़ाद हुआ, तो हमने ये इंडस्ट्रीज़, की इंडस्ट्रीज़ जो बेसिक इंडस्ट्रीज़ हैं, वो भी लगानी शुरू कर दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द चैनल।